हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर 31 बेस्ट न्यूमेरिकल फंक्शंस। इससे पहले कि हम लोग न्यूमेरिकल फंक्शंस को इंडिविजुअली देखें, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि न्यूमेरिकल फंक्शन जो है ना एक्सेल के अंदर, वो न्यूमेरिक डाटा के साथ काम करता है कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अपने पास यहां पे मैंने लिस्ट बना के रखा है 31 ऐसे फंक्शंस का जिसका इस्तेमाल मैक्सिमम जगहों पर होता है जब आप जॉब में जाते हो या जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हो। देखो, सबसे पहला फंक्शन है आपका सम। सम फंक्शन का काम है ये दिए गए नंबर्स को जो है ना ऐड करता है। अब नंबर्स आप इसको डायरेक्टली भी दे सकते हो, या सेल के एड्रेस के रूप में भी दे सकते हो, या आप रेंज के रूप में भी दे सकते हो। तो जो भी डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा वो सब हम लोग पहले सम फंक्शन का देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे कि मैंने एक्सेल खोल रखा है। अब जैसे मान लो कि मैंने लिखा इक्वल सम, और सपोज मैंने कुछ भी इसके अंदर नहीं लिखा, तो अब ये तो एरर दे देगा, क्योंकि सम फंक्शन को कम से कम एक वैल्यू चाहिए। हालांकि एक वैल्यू दे के आप करोगे क्या? अगर आपने 10 दिया तो 10 को जोड़ने का क्या मतलब हुआ? 10 दिया तो 10 इसने दे दिया, लेकिन मजा तब है सम फंक्शन का जब आप कम से कम इसको दो वैल्यू दो। जैसे कि मैंने 10,2 दिया, देखो इसने 12 दे दिया। आप चाहो यहां पे तो इक्वल सम 10, 23, 5, 8, 9, ऐसा कुछ भी आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है। और फाइनली ब्रैकेट बंद करके जब आप इंटर प्रेस करोगे तो देखो ये सबका सब निकाल दिया। ये तो हो गया एक तरीका। अब सपोज अब जैसे यहीं पे D3 में एक वैल्यू है, D4 में एक वैल्यू और D5 में एक वैल्यू है, मैं तीनों वैल्यू को जोड़ना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा सम D1, D2, D3। ये एक तरीका है। अब देखो यहां पे D1, D2, D3 मैंने दे दिया। अब D1 में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो जब ब्लैंक सेल मिलता है ना सम को, तो ये ब्लैंक सेल का वैल्यू 0 समझ लेता है। D2 को भी इसने 0 से मान लिया है, और D3 में 10 है, इसने 10 दे दिया। लेकिन वहीं अगर आप इसको देते हो कि इक्वल सम D3, D4, D5, तो देखो इसने 156 दे दिया। इन तीनों को इसने ऐड करके दे दिया। अब देखो, सम फंक्शन से आप सिर्फ ऐड नहीं कर सकते हो, आप चाहो तो अगर मान लो आपने लिखा 10, -2, तो एक्चुअली 10 में -2 ऐड ही हो रहा है, लेकिन रिजल्ट प्लस माइनस माइनस होता है ना, सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा। इसीलिए सब्ट्रैक्शन के लिए एक्सेल में कोई अलग से फंक्शन नहीं है, आप सम फंक्शन से ही सब्ट्रैक्शन का भी काम कर सकते हो। अब देखो, मान लो कि मुझे सम निकालना है D3 से लेके D5 में जो वैल्यू रखा हुआ है वहां का, कॉमा F3 से F4 का जो वैल्यू है उसका, कॉमा इस पर्टिकुलर वैल्यू का जो D7 में। और मान लो इसके अलावा कॉमा आपको अलग से 100 और 230 भी जोड़ना है, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो इंटर प्रेस करो, ये आपका सबका सम निकल गया। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि कैसे सम फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके भी सम निकालने के लिए करते हैं, या रेंज को देके भी कर सकते हैं, या सेल को भी देके कर सकते हैं। अगला फंक्शन आपके पास है एवरेज। देखो एवरेज जो है ना, ये औसत निकालता है। जैसे मान लो कि आपके पास, पहले हम लोग सिंपल वे में समझ लेते हैं। मैंने लिखा इक्वल एवरेज 10, 2 12 है, 4, ये कितना हो गया? 12, 4 16। अब एवरेज का फॉर्मूला होता है ना कि जितना नंबर आप जो नंबर दे रहे हो पहले उसका सम निकाल लो। तो 10 और 2 और 4 का सम कितना हो गया? 16, 16। और कितना नंबर है? 3, तो 16/3, 16/3, देखो 5 पॉइंट समथिंग आ गया। आप अगर यहां पे मान लो इस ढंग से आप कोई वैल्यू, बहुत सारा वैल्यू आप रखे हुए हो, और इसका आपको एवरेज निकालना है, तो इक्वल एवरेज, और यहां से आप ये पूरा एड्रेस दे दो A1 से A7। मैंने माउस से ड्रैग करके दे दिया, आप चाहो तो ऐसे टाइप भी कर सकते हो कि इक्वल एवरेज A1 to A7। देखो सेम रिजल्ट आ रहा है। हालांकि देखो, एवरेज निकालने के लिए अगर आपको काउंट फार्मूला पता है, जो मैं अभी आगे बताऊंगा, तो आप ऐसा भी लिख सकते थे कि इक्वल सम ऑफ दिस वैल्यू बाय काउंट ऑफ दिस वैल्यू, तो ये भी सेम रिजल्ट देता।
लेकिन मैंने अभी तक काउंट फंक्शन नहीं बताया है, तो चलो कोई बात नहीं, सिंपल सा चीज़ है, सम बाई काउंट मैंने किया है। उम्मीद है ये आप लोग समझ गए होंगे, हालांकि इसके आगे मैं अभी जस्ट इसी वीडियो में काउंट फंक्शन भी बता देता हूँ। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन के ऊपर, जो है राउंड फंक्शन। देखो, राउंड फंक्शन एक सिंगल नंबर के साथ काम करता है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। यहां पे आप रेंज नहीं दे सकते हो, यहां पे आप या तो वैल्यू दे सकते हो, कोई एक नंबर दे सकते हो, या आप चाहो ना तो कोई सेल का एड्रेस दे सकते हो। अब जैसे मान लो कि मुझे राउंड करना है, इसको समझिएगा। मान लो मैंने कोई सामान खरीदा 202 रुपया और इस ढंग से कोई वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो अब रुपया पैसा का मामला है, तो डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक ना राउंडिंग हो मैं पैसे दे पाऊंगा। तो अब ये राउंड अगर मैं इसको 2 डिजिट तक करता हूं ना, तो राउंडिंग में क्या करता है कि ये तीसरे डिजिट को देखेगा। अब तीसरा डिजिट यहां पर क्या है, 7 है, तो ये क्या कर देगा, दूसरे डिजिट को 1 से बढ़ा देगा। देखो 5 7 हो गया, मैंने क्या दिया था 5 6 दिया था, लेकिन चूंकि 6 के बाद जो दूसरा डिजिट है, उसके बाद जो तीसरा डिजिट है वो 7 है, 5 या उससे ज्यादा है, 5 भी रहता ना, जैसे देखो, तो ये बढ़ा देता। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए तीसरे डिजिट को 5 भी रख दूंगा ना, तो भी देखो ये 1 से बढ़ा ही देगा। जबकि अगर मैं यहाँ पे 5 ना रख के 5 से कम कोई भी वैल्यू रख दूं, 4 3 2 1 ऐसा कुछ भी रख दूं, तो ये फिर बढ़ाएगा नहीं। देखो वही 5 6 दे दिया। अब मान लो कि आपको राउंड करना है, एक वैल्यू यहां कहीं पे रखा हुआ है, 1230 पॉइंट ऐसा कुछ रखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, 230 ही है, चलो इक्वल राउंड। और आप जीवन के वैल्यू को राउंड करना चाहते हो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, तो देख लो ये राउंड करके 230 रुपया 46 पैसा ऐसा कुछ इसने दे दिया। तो ये आपका राउंड फंक्शन मैंने बता दिया, ठीक है। अब ध्यान से चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन के ऊपर, जो है INT। अब जैसे देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, पहले हम लोग INT को समझ लेते हैं। आप इक्वल INT लिख के डेसिमल में कोई भी वैल्यू डालते हो, मान लो 12.45 आपने डाला, एक रियल नंबर डाला, तो इसमें इंटीजर पोर्शन कौन सा पोर्शन होता है, जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में है, इसमें वो 12 है, तो देखो ये 12 दे दिया। तो यहां पे भी आप एक ही नंबर पास कर सकते हो, आप ऐसा नहीं लिख सकते हो कि INT और 12.45 कॉमा 34 ऐसा नहीं लिख सकते हो, मल्टीपल नंबर ये अलाउ नहीं करता है। तो आप फिर यहां पे अगर आप चाहो तो INT ऑफ जीवन में जो वैल्यू है उसका इंटीजर आप निकाल सकते हो। देखो 230 आ गया है ना, यहां पे आप रेंज नहीं लगा सकते हो। तो INT फंक्शन नियरेस्ट इंटीजर को दे देता है। अब देखो एक फंक्शन आपके पास है ABS, एब्सोल्यूट, ये क्या करता है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर देता है। जैसे मान लो कि आपने, इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे, आपने यहां पे लिखा इक्वल ABS 120, तो ये तो पॉजिटिव है ही ना, 120 क्या है, प्लस 120 है देखो। लेकिन अगर आप यहां निगेटिव दे देते हो, मान लो निगेटिव मैंने दे दिया 130, तो ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, देखो 130 दे दिया। अगर सपोज मैं लिखता हूं इक्वल ABS और ये वाला वैल्यू A1 में जो वैल्यू है, तो A1 में 12 है, वो तो पॉजिटिव है ही। लेकिन अगर मैं सपोज यहां पे इसको 12 से -90 कर दूं, तो देखना यहां पे जो 12 आ रहा था वहां -90 देके जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा, तो उसका जो पॉजिटिव वैल्यू है ना, देखो 90 इसने यहां पे दे दिया। तो ये हो गया आपका ABS फंक्शन का इस्तेमाल। चलिए बढ़ते हैं अगले फंक्शन के ऊपर, जो है प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट से 2 काम होता है, एक्चुअली प्रोडक्ट का काम गुना करना है, मल्टीप्लीकेशन का काम है, लेकिन आप इससे डिवीजन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। और डिवीजन क्या है, वो एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन ही है। जैसे देखो पहले लोग बेसिक समझ लेते हैं इसका। मैंने लिखा इक्वल प्रोडक्ट 12,3, तो 12 या 36 इसने दे दिया। अगर मैं यहाँ पे कॉमा ऐसे बहुत सारा वैल्यू दूं, तो ये सबको मल्टीप्लाई करके दे देगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूं इक्वल प्रोडक्ट, भाई ऐसा है, आप A2 सेल कॉमा A3 कॉमा A7, ये 3 सेल के वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके दे दो, इसने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप लिखते हो इक्वल्स प्रोडक्ट A1 टू, देखो रेंज ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं, A1 टू A7,
तो A1 से A7 सेल में जो भी वैल्यूज है ना सबको ये आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। और देखो ये चूंकि यहाँ पे देखो साइंटिफिक नोटेशन में ये कन्वर्ट हो गया है, रिजल्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा लंबा नंबर आ रहा होगा, तो जब भी एक्सेल में ऐसा कुछ होता है ना तो साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्शन हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते ही है ना, -3.03143 इंटू ई की जगह 10 रख दो, 10⁻+12। ठीक है, यही अगर मैं यहां पे सपोज इस नंबर को थोड़ा छोटा कर देता हूं, देखो रिजल्ट ऑटोमेटिक जो है साइंटिफिक फॉर्म से ऑटो कन्वर्ट हो गया। क्यों भाई, क्योंकि साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट तब होता है ना जब रिजल्ट जो है वो बहुत बड़ा नंबर आता है जिसको एक्सेल एक सेल में ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। अभी प्रोडक्ट से हम लोग अभी तक क्या सीखा हम लोगों ने प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करना, लेकिन मान लो कि आप 100 कॉमा और 1/2 दे देते हो, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 100 इंटू 1/2 मतलब 100/2 मतलब 50। आप दोनों काम कर सकते हो, जैसे देखो मान लो कि आपने 12,4,6 तो यहां तक तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उसके बाद आपने 1/3 दे दिया, तो ये होगा 12 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 1/3। रिजल्ट आपका 96 आ गया। कैसे आया, 12 चौका 48, 48 गुना 6, या 3 से काट 6 को 2 मरतबा तो 96 कुछ आ गया, मतलब मल्टीप्लीकेशन और साथ में प्रोडक्ट आप मल्टीप्लीकेशन निकाल सकते हो और डिवीजन भी निकाल सकते हो। अब देखो अपना 7वां फंक्शन मॉड फंक्शन और रिमाइंडर, जैसे समझो यहां मॉड को 2 पैरामीटर चाहिए, एक नंबर चाहिए जैसे मान लो मैंने 120 और दूसरे जिस 32 को डिवाइड करें तो शेष 20, ये आप लिया जाए तो इवन है ना, इवन नंबर मान लो 100 है, से मल्टीप्लाई 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, इवन नंबर जो आ रहा है। वहीं अगर हम लोग ऑड नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, इसको जब 2 करेंगे तो क्या, तो मॉड जो है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है। अब देखो पावर फंक्शन को भी 2 पैरामीटर चाहिए, एक और दूसरा, जैसे आप निकालना है बार, ये कैलकुलेट के और आप वीडियो में बताया है, लेकिन अब पावर के लिए ऐसा फंक्शन भी है तो आप यूज कर सकते हो। आप चाहते हो भाई पावर आप निकाल दो इसका, या जीवन में वैल्यू रखा हुआ है, जीवन में जो वैल्यू है कॉमा, इसका कौन सा पावर निकालना, मान लो पावर 5 A2 जो वैल्यू है, तो अब देखो पावर हेवी नंबर आ रहा होगा, लार्ज नंबर आ रहा होगा, अगर मैं इसे 2 कर दूं 5 से तो ऑटोमेटिक देखो रिजल्ट चेंज हो गया, और साइंटिफिक से चूंकि स्मॉल नंबर है तो साइंटिफिक फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगला फंक्शन आपके अपने पास है क्यूआर, ये स्क्वायर रूट निकालता है, मतलब वर्गमूल। जैसे आप अगर लिखते हो इक्वल SQRT ऑफ मान लो 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, 4 चौक 16, 4 निकाल दो ना, इक्वल SQRT ऑफ, यहां पे मैं निकाल देता हूं तो पॉइंट में आ रहा है। अब इसको नीचे की तरफ मैं ड्रैग कर दूंगा ना, तो देखो यहाँ 2 का निकल गया SQRT, यहाँ 6 का निकल गया, 8 का निकल गया, यहाँ 3 गया, यहाँ 4 का निकल गया, यहाँ 6 का निकल गया। यहाँ आप चेंज करते जाओ वैल्यू तो देखो यहाँ पे सबका स्क्वायर रूट भी ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। सेल एड्रेस लिखने से यही फायदा होता है कि आपका जो फॉर्मूला होता है ना वो डायनेमिक हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना SQRT फंक्शन का इस्तेमाल हो गया। अब देखो अपने ये रैंडम और 0 एंड 1 हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यहां सेलेक्ट करके देगा। जैसे देखो ना मैंने यहाँ रैंड दिया, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट बंद, यहाँ अंदर में कोई वैल्यू नहीं चाहिए, ये इसने ऑटोमेटिक क्या दे दिया, अभी
0.730 ऐसा कुछ दिया। अभी आप उस सेल को सेलेक्ट करो जिसमें आपने फॉर्मूला लिखा है, कीबोर्ड से दबाओ F2 बटन ताकि एडिट कर सको। देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है D3 में जहां फॉर्मूला आपने लिखा था। अब दोबारा आप इंटर प्रेस करो, देखो नया नंबर जनरेट हो गया। तो ईच टाइम जब हम शीट को रिफ्रेश करेंगे ना इस टाइप से, फार्मूला जब भी, अगर मान लो आप कोई नया फार्मूला, मान लो उसमें आप कोई नया फार्मूला लिखते हो यहाँ पे, तो जब भी ऐसा कोई चेंजिंग होगा तो देखो वहां पे भी चेंजिंग हो जाएगा, वो एक नया नंबर देगा। तो रैंड फंक्शन कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट कर देता है, लेकिन याद रहे एक तो इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देना है, और दूसरा इसका जो नंबर होता है ना वो 0 और 1 के बीच में ही होता है। जबकि देखो अगला फंक्शन आपका है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन में आपको दो पैरामीटर पास करना होता है, एक बॉटम और एक टॉप। जैसे देखो अगर आप यहां रैंड बिटवीन आप यूज करते हो और आप चाहते हो कि 1 से 20 के बीच में कोई रैंडम नंबर जनरेट हो जाए, तो हो गया। अब देखो इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल क्या है, समझिएगा। रैंड बिटवीन का बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं एक नए शीट में आप लोगों को बता देता हूं। मान लो कि आपको कहा गया है कि ऐसे कहा गया कि भाई फिजिक्स का मैंने टेस्ट लिया था, केमिस्ट्री का, बायो का और मैथ्स का, ठीक है, चलो यही इतना सब्जेक्ट है। अब कुछ स्टूडेंट का मार्क्स आपको इतने में लिखना है जो कि 0 से 100 के बीच में होना चाहिए। तो आप कितना, देखो सेलेक्ट करके आप इक्वल लिखो। अब हालांकि देखो सेलेक्ट आपने मल्टीपल सेल किया है, A2 से लेके D के 11 तक। कैसे सेलेक्ट किया, तो देखो ऐसे माउस से आप इसको ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इक्वल आपने लिखा रैंड बिटवीन, और आपको कहा गया कि भाई जल्दी से नंबर दे दो, तो 0,100 आपने दे दिया। 0,100 क्यों दिया, तो 0 इसलिए दिया क्योंकि जब आप एग्जाम ले रहे हो ना तो मिनिमम मार्क्स 0 होगा और मैक्सिमम 100 होगा। निगेटिव का है नहीं और मैक्सिमम मार्क्स से ज़्यादा आ नहीं सकता है। अब कंट्रोल के साथ आप इंटर दबा दो, तो देखो सारे सेल्स में 0 से लेके 100 के बीच में कोई ना कोई रैंडम नंबर जनरेट हो गया, और ये ऑटोमेटिक हुआ है, इसमें आपने कोई अपने तरफ से कोई फेरबदल, कोई चेंजेस नहीं किया है। तो ऐसा कुछ करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो रैंड बिटवीन फंक्शन को, ठीक है। अगला फंक्शन देखो है अपने पास सेलिंग फंक्शन। अब ये सेलिंग क्या होता है, देखो हम लोग जो फैन लगाते हैं ना उसको सेलिंग फैन बोलते हैं। सेलिंग किधर होता है, ऊपर होता है। तो ये हमेशा जो है ना, जैसे अगर मान लो कि आप लिखते हो सेलिंग, देखना ध्यान से, आप लिखते हो सेलिंग 12.34, 1। अब देखो इसने 13 दे दिया, क्यों 13 दिया, तो 12.34 से ठीक ऊपर कौन सा वैल्यू है, 13 है। क्यों भाई, वो 13 ही क्यों है, क्योंकि आपने यहां 1 दिया है ना, तो 1 का मतलब हुआ कि ये इंटीजर पोर्शन में जोड़ेगा। लेकिन देखो अगर आप लिखते हो इक्वल्स, इसे मैं ऐसे ही रहने देता हूं, यहां इक्वल्स सेलिंग, और आप यहां 12.34 आपने दिया, लेकिन कॉमा में 0.1 दे दिया है, तो देखो इसका रिजल्ट 12.4 आ रहा है। क्यों, क्योंकि 0 के आपने पॉइंट के बाद 1 दिया है, तो पॉइंट के बाद जो 3 है ना उसमें 1 जुटेगा। देखो यहां पे क्या आ रहा है, 12.4। अगर आप लिखते हो सेलिंग और मान लो आपने लिखा 12.34 और यहां मान लो 0 दे दिया, तो देख लो ये 0 तक इसने सेल कर दिया है। अगर आपने यहां पे मान लो 0 के जगह पे अगर आपने -1 दे दिया, तो देखो सेलिंग कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, इसने दे दिया हैज नम। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखो फ्लोर, फ्लोर ऑलवेज नीचे होता है, डांस फ्लोर हम लोग बोलते हैं ना, तो ये राउंड करता है नंबर को डाउनवर्ड्स। अब जैसे अगर आप लिखते हो इक्वल, यहीं पे अगर मैं लिखूं सपोज यहीं पे, यहां पे मैं लिख देता हूं इक्वल्स फ्लोर, और मान लो 100.95 है और कॉमा 1 मैंने दे दिया, तो देखो इसने 100 दे दिया, जबकि सेलिंग यहां पे 101 देता, तो सेलिंग एक ऊपर बढ़ाता है और फ्लोर क्या करता है, एक नीचे घटा देता है। अगर मैं यहां पे 0.41 दे दूं, तो देखो यहां पे 100.9 ही है। क्यों भाई, 95 है। अगर मैं यहां पे
जीरो दे दूं। अब देखो जीरो, तो देखो जीरो, फ्लोर में कभी भी जीरो आप नहीं दे सकते हो, -1 अगर देते हो तो भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। जो रेस्ट्रिक्शन है वो भी मैं समझा दे रहा हूं। अब जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर आप यहाँ पे फ्लोर 23.45 0.1 दोगे, वही तो मैंने भी समझाया था इसी रंग का फॉर्मूला। देखो 23.45 0.1, तो पॉइंट के बाद 1 है, यहां तक इसने किया है, तो क्या आउटपुट आ रहा है देख लो, 23.4। 23.5 नहीं आ रहा है। देखो अगर यही आप सेलिंग लगा देते ना, अगर यही आप सेलिंग लगा देते तो देख लो 23.5 आता। एक चीज मैं यहां पे और आप लोगों को बता देता हूं, अगर यहां फ्लोर डॉट मैथ आप यूज कर लेते हो, फ्लोर डॉट मैथ, देखो सेम काम हो रहा है। और सेलिंग के साथ भी अगर डॉट मैथ आप लगा देते हो, डॉट मैथ, तो भी देखो सेम काम हो रहा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई यही इसी का अलग से ये फंक्शन नहीं है, एक्चुअली नए वर्जन में सेलिंग डॉट मैथ भी है, सेम काम है। और यहां पे भी आप फ्लोर डॉट मैथ को भी यूज कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 14 फंक्शन की स्पेसिफिक पार्ट को रिमूव करना। जैसे देखो ट्रंक, TRUNC, ट्रंक जो है इसका रूट वर्ड है ट्रंकेट। ये देखो मैंने यहां मान लो दिया 100.2345 और मैं चाहता हूं 2 डिजिट तक ही दिखाओ, तो देखो ये 100.23 दे दिया और इसमें कोई राउंडिंग नहीं होगा। अगर आप यहां 5 6 7 भी देते ना, 2 के बाद तीसरा डिजिट, तो ये राउंडिंग नहीं करता, ये सिर्फ ट्रंकेट कर दिया इसने डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिया, बाकी को इसने क्या किया, रिमूव कर दिया, है ना। आप यहां पे अगर सपोज कि कोई वैल्यू यहां रख लो, अब तो इतना आप लोगों को पता चल ही गया होगा, और इसको ट्रंकेट जितने पोजीशन तक करना वो यहां रख लो, तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो सेल एड्रेस के साथ भी कि भाई A1 में जो वैल्यू है ना उसको आप ट्रंकेट कर दो A2 में जो वैल्यू है उतने तक। अब देखो यहां 6 7 आ रहा है, अगर मैं यहां देखो 6 7 8 9 है यहां पे, इसको अगर मैं थोड़ा बढ़ा दूं, देख लो 6 7 आ रहा है ना, दो प्लेस तक रिमूव कर दिया इसने, 8 9 को हटा दिया। तो ये आपका ट्रंक फंक्शन है, ट्रंकेशन के लिए यूज होता है। अब देखो पाई फंक्शन एक है, पाई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आगे बहुत काम आने वाला है। पाई के वैल्यू को ये दे देता है 3.14, हम लोग मैथ्स में जानते हैं ना, यहाँ पे ये 3.14159 ऐसे कुछ करके इसने ज़्यादा अच्छा दिया कैलकुलेशन करके। ठीक है, ये पाई के वैल्यू को रिटर्न करता है। आगे जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ेंगे, जहाँ साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह पढ़ेंगे ना, तो ये समझ में आएगा कि इसका क्या इस्तेमाल है। अब देखो अपने पास एक फंक्शन है लॉग। लॉग जो है आप यहाँ पे सपोज आपने लिखा इक्वल लॉग 100, 10, तो ये क्या, इसने 2 कैसे दे दिया, देखो 100, 10 जो है ना, इसने लॉग का जो नंबर है वो 100 है और बेस इसने 10 समझा है। और देख लेना लॉगरिथमिक टेबल को कि अगर आप लॉग निकालोगे ना जिसका बेस 10 है, लॉग बेस 10 में यहाँ पे ब्रैकेट लॉग के नीचे सब स्क्रिप्ट करके 10 लिखा हुआ होता है। आप लोग मैथ्स का बुक पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। हालांकि देखो अगर मैं यहाँ पे 10 के जगह पर कोई दूसरा वैल्यू दे दूँ तो फिर बेस चेंज हो जाता है, फिर उसका वैल्यू कुछ और आएगा। तो इसके लिए हम लोगों को लॉगरिथमिक टेबल देखना होगा। अब देखो अपने पास EXP नंबर है जो e टू द नंबर आप दोगे ना उसे देगा, आपको देते तो e टू द पावर 10 वैल्यू है वो यहाँ आ गया। अगर आप 10 के जगह पर दे देते हो मान लो 6, तो e टू द पावर 6 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गया, है ना। e टू द पावर ऑलवेज आता है। अब देखो अपने पास काउंट फंक्शन है, काउंट करने के लिए यहाँ पे मैं सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे बहुत सारा वैल्यू रखा है, ठीक है। अब ध्यान देना, मुझे लगे 31st फंक्शन नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। देखो 2 फंक्शन तो वहां पे मैंने बढ़ा दिया है। अभी बीच बीच में मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूं, ठीक है। अब देखो एक तो नॉर्मल सा चीज, अगर मैं काउंट फंक्शन लगाऊं 12, 45, 60, तो कितना नंबर मैंने दिया यहाँ पे, 3 नंबर दिया। देखो यहाँ 3 नंबर आ गया, 3 आ गया।
लेकिन अगर मैं यहां काउंट करूं, COUNT काउंट, और देखो यहां A1 से लेके मैं A10 तक रख लेता हूं, चलो तो लग रहा होगा कि 10 नंबर आएगा, लेकिन 10 नहीं, इसमें देखो इसने ब्लैंक को काउंट नहीं किया है। 1 2 3 4 5 और 6, इसने 6 वैल्यू को काउंट किया है। मान लो यहां पे एक में मैं लिख देता हूं टेक्स्ट, तो देखो ये टेक्स्ट को भी काउंट नहीं किया। मतलब काउंट फंक्शन जो है ना, वो ना तो टेक्स्ट को काउंट करता है और ना तो ब्लैंक सेल को काउंट करता है। आप यहीं पे काउंट ए लगा दो तो काउंट ए जो है काउंट करेगा। अच्छा चलो मैं यहां पे एक बूलियन वैल्यू भी लगा देता हूं, उसको भी काउंट करेगा। काउंट भी वही काम करता है, देखो काउंट भी बूलियन वैल्यू को क्या काउंट करेगा, ये भी चीज तो हम लोगों को देखना है। तो देखो काउंट जो है ना टेक्स्ट को काउंट करता है और ना लॉजिकल वैल्यू को काउंट करता है। लेकिन यहीं पे मैंने बता दिया, देखो ये ओनली नंबर को काउंट करता है, नहीं ओनली नंबर को। और फिर मैंने यहीं पे बता दिया काउंटे क्या करता है, नंबर को भी काउंट करता है, प्लस टेक्स्ट को भी काउंट करता है, प्लस लॉजिकल वैल्यू को भी काउंट करता है। यहीं पे मैं एक और फंक्शन आप लोगों को बता देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक है फंक्शन अपने पास काउंट ब्लैंक। देखो अभी अगर मैं यहां पे काउंट ब्लैंक करूं, अगर मैं यहां पे भी लिखूं इक्वल्स काउंट ब्लैंक, और देखो यहां से मैं पूरा सेल A1 से लेके मान लो A11 तक मैं डाल दूं, तो इसमें जितना ब्लैंक है ना सिर्फ उसको काउंट करेगा। इसने चार्ट दिया है, क्यों भाई, देखो पहला ब्लैंक यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है, चौथा यहां है। सपोज बीच में मैं इसको ब्लैंक कर देता हूं, देखो 5 हो गया। तो काउंट ब्लैंक से हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंक सेल को काउंट करते हैं। अब देखो यहां पे मैक्स। अच्छा काउंट ब्लैंक को कभी भी आप ऐसे नहीं यूज कर सकते हो। अगर मैं ऐसा लिखूं, मान लो काउंट ब्लैंक इक्वल, ये भी चीज आप लोग समझ लो, अगर काउंट ब्लैंक मैं लिखूं 12 कॉमा ABC कॉमा, और ऐसे कॉमा देखिए, ये ऐसे कॉमा देने से बीच में मैंने वैल्यू नहीं दिया ना, लगातार 2 कॉमा दे दिया है। इसका मतलब है कि ये जो है ना ब्लैंक समझेगा। चलो यहां पे भी मैं ऐसे देता हूं, ये इतना को ब्लैंक समझेगा। लेकिन क्या हम लोग ऐसे ब्लैंक को काउंट कर सकते हैं, तो देखो बोलता है नहीं, आप जो है ऐसे ब्लैंक को काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंट ब्लैंक जो है वो ऑलवेज रेंज के साथ काम करता है। जबकि अगर मैं यहां पे काउंट फंक्शन यूज कर लूं ना, तो देखो ये काउंट करके बता देगा कि टोटल इसमें 10 वैल्यू है। ब्लैंक को 0 मान ले रहा है, इस केस में देखो ये ब्लैंक को 0 मान ले रहा है, 10 वैल्यू मान ले रहा है। इसने इसको काउंट नहीं किया है। अच्छा काउंट ए लगाओ 11, क्यों, क्योंकि ABC को भी काउंट कर लिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा नेचर चेंज हो जाता है, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। अब देखो अपना अगला फंक्शन है मैक्स। बिगेस्ट नंबर ये निकाल के देता है। अब बिगेस्ट नंबर जैसे मान लो मैंने यहां लिखा इक्वल मैक्स 12, 5, 78, 4। इसमें बिगेस्ट नंबर कौन है बताओ, 78 है। देखो बिगेस्ट निकाल के दे दिया इसने। अगर मैं यहां इक्वल मैक्स दूं और ये रेंज आपके सामने दे देता हूं, कोई बात नहीं, बीच में टेक्स्ट है, बुलियन वैल्यू भी है, मतलब लॉजिकल वैल्यू भी, क्या फर्क पड़ता है। उसमें से देखो बिगेस्ट नंबर तो यही है ना, दे दिया इसने। इसको थोड़ा वाइड करो, देखो आपको पता चलेगा 8, 9 तक उठा लिया। इसी ढंग से अपने पास एक फंक्शन है मिन। मैक्स से हम लोगों ने क्या निकाला, बिगेस्ट निकाला है। अगर मिन हम लोग यूज कर लेना तो मिनिमम वैल्यू मतलब लोएस्ट नंबर निकाल के देगा। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे 12, 4, 5, 7 और 90 दिया है। इसमें लोएस्ट कौन है, तो 4 है। देखो यहाँ पे 4 आ गया। अगर मैं इक्वल मिन लिख करके यहाँ से यहाँ तक का ऐसे दे देता हूँ, तो देखो इसमें से जो मिनिमम है कौन है भाई, 2 है मिनिमम। अगर सपोज कि मैं ABC को या यहाँ मैं इसको बना दूं 1, तो देखो अभी 1 हो गया मिनिमम। अब देखो आपके पास एक फंक्शन है साइन। देखो साइन फंक्शन जो है ना नंबर का साइन रिटर्न करता है। किसी पॉजिटिव नंबर के केस में ये 1 देगा, निगेटिव नंबर के केस में ये -1 देगा, और अगर नंबर 0 होगा ना तो ये 0 दे देगा। जैसे मान लो यहां पे मैंने लिखा इक्वल साइन 12,
ये एक पॉजिटिव नंबर है, 1 दे देगा। लेकिन वहीं अगर मैंने लिखा इक्वल साइन -190, नेगेटिव नंबर है, देखो -1 इसने दे दिया। और अगर मैंने साइन में 0 लिखा ना तो ये 0 दे देगा। सिंपल सा चीज़ है, सबसे आसान फंक्शन एक्चुअली है। अब देखो फैक्ट, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, फैक्ट मतलब फैक्टोरियल निकालना। अगर मान लो कि मैं निकालता हूं फैक्टोरियल 5 का, तो देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को। अगर मैं 5 का फैक्टोरियल निकालता हूं ना तो 5 का फैक्टोरियल 120 आएगा। क्यों भाई 120 क्यों आएगा? तो देखो फैक्टोरियल होता क्या है, जो भी नंबर है ना उससे घटते हुए चलो 1 तक और मल्टीप्लाई करते हुए, देखो जो रिजल्ट आएगा ना वही फैक्टोरियल है। अगर मैं 6 से चलूं तो रिजल्ट क्या आना है 720। देखो यहां पे अगर आप इक्वल फैक्ट 6 लिखते हो तो देखो 720 आएगा। अगर मैं यहीं पे इसे 6 से ना चला के 7 से चलूं तो ये आ रहा है 5040। अगर आप फैक्ट निकालते हो ना 7 का तो ये देखो 5040 आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। यहां मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है कि फैक्ट ऑफ 5 रिटर्न करता है 120। क्यों भाई 5 × 4 × 3 × 1 × 2 × 1 इज इक्वल टू 120 होता है, इसलिए। अब देखो अगला फंक्शन है जीसीडी। ये रिटर्न करता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, 2 या 2 से अधिक नंबर का। जैसे अगर मैं लिखता हूं इक्वल जीसीडी 12,4, तो देखो इसने 4 रिटर्न किया। क्यों भाई 4 कैसे आ गया? तो ये देखो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है, मतलब कि दोनों नंबर वैसे कौन से नंबर से कट रहा है जो सबसे बड़ा है। जैसे दोनों नंबर देखो 1 से भी कट रहा है, दोनों नंबर 2 से भी कट रहा है, दोनों 3 से भी कट रहा है और दोनों 4 से भी कट रहा है। ये देखो 12 और 4 किससे किससे कट रहा है, ध्यान देना। अगर 12 और 4 की बात की जाए तो ये दोनों नंबर कट रहा है 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी। 3 से नहीं कट रहा है, 4 से। ये तीन नंबर से कट रहा है ना। इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा 4 है, तो 4 दे दिया। अगर जीसीडी के जगह पे मैं एलसीएम यूज करूं, ये जीसीडी को ही हम लोग एचसीएफ भी बोलते हैं। इसने 4 क्यों दे दिया? क्योंकि दिस इज कॉल्ड एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो एचसीएफ फंक्शन ना बना के फंक्शन का नाम क्या है, जीसीडी है, तो ये एचसीएफ निकाल के दे रहा है। इसी ढंग से अगर मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम सबको पता होगा, 12, 4, 6, इसका एलसीएम 12 आएगा। चलो कोई और बड़ा वैल्यू डाल के देखता हूँ। देखो एलसीएम चेंज हो गया, 60 आ गया। ऐसा है 1, 3, 7, 17, 11 दे देता हूँ। देखो इसका एलसीएम बहुत लंबा वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो ये एलसीएम भी आप लोगों ने निकालना सीखा। अब देखो एक चीज़ है डिग्री। होता क्या है ना, हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं इक्वल्स डिग्रीज, अब देखो एंगल देना है। अब सपोज हम लोग 45 देते हैं तो ये 45 रेडियन है एक्चुअली। देखो इसका डिग्री में ये आ गया। ये 45 क्या है, जो एंगल हम लोग देंगे ना, जो एंगल देंगे वो वैल्यू रेडियन में होगा। तो अगर आपको डिग्री में निकालना है तो आपको पता होना चाहिए डिग्रीज, आपको एंगल मिला है रेडियन में। अब सपोज रेडियन में कोई नाप के दिया है, रेडियन जो है वो यूएसए वगैरह में चलता है, सीजीआई सिस्टम है। अगर किसी ने कहा कि भाई मैंने एंगल नापा है 12 रेडियन है, अच्छा तो डिग्री में ये 687 हो जाएगा। हमेशा याद रखना ये कन्वर्ट करता है एंगल को, एंगल यहाँ पे अंदर में जो वैल्यू आप डालते हो ना वो है रेडियन से डिग्री में। अब जैसे पाई देखो पाई डिग्री बराबर, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो अगर आप ध्यान देना, अगर आप डिग्रीज के अंदर पाई यूज कर लेते हो ना तो ये दे देगा 180। क्यों भाई? क्योंकि 180 डिग्री जो होता है ना वो इक्वल होता है पाई जो रेडियन होता है ना, पाई जो रेडियन होता है ये इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो मैंने यहाँ पे जब डिग्री निकाला और अंदर में पाई दे दिया तो इसने 180 दे दिया है। अब देखो रेडियन से पाई में
रेडियन का एंगल अगर रहेगा तो हम लोग बहुत आसानी से उसको डिग्री में कन्वर्ट ऐसे कर लेंगे डिग्रीज का यूज करके। इसी ढंग से अगर देखो अगला फंक्शन अपने पास है रेडियंस। अब मान लो कि हम लोग इंडिया में डिग्री नापे। अब समझना इस चीज को, मेरा डिग्री आया 65। अब ये 65 डिग्री है, लेकिन मुझे एक ऐसे बंदे को ये डिग्री देना है या डेटा देना है जो यूएसए में यूज करेगा या वैसे देश में यूज करेगा जहां सीजीआई स्केल में डिग्री नापा जाता है। तो अब मैं क्यों कन्वर्ट करूं, मैं सीधा रेडियंस का यूज कर लूंगा। देखो रेडियन में ये आ जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो आपका काम आसान हो जाता है। अब देखो एक फंक्शन है कोएफिशिएंट, इसमें दो चीज चाहिए, एक न्यूमरेटर चाहिए और एक डिनोमिनेटर चाहिए। जैसे 10,3, ये 10,3 जो है ना, देखो ध्यान से, मॉड का जस्ट अपोजिट है। मॉड अगर 10,3 मैं यूज करता ना तो 3 तिया 9 एक रिटर्न करता है रिमाइंडर, लेकिन ये ऊपर वाला पोर्शन रिटर्न किया है। नाम क्या है, QUOTIENT। इक्वल पहले मैंने लगाना यहाँ मैं भूल गया, चलो कोएफिशिएंट। अब मान लो यहाँ पे यही समझने के लिए चलो 10,3 ही दे दो ना, तो देख लो 3 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह 100 दे दूँ और यहाँ पे 33 दे दूँ, 3 ही आ रहा है, इसको कुछ छोटा कर लो, चलो 5 दे दो, देखो 20 आ जाएगा, 20 25 100। लेकिन अगर यही ध्यान देना, यही अगर मैं यहाँ पे मॉड यूज कर लूँ ना इसी केस में यहाँ पे, तो 20 25 100 रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ रहा है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। राउंड अप मैंने देखो राउंड अप तो मैंने नहीं बताया है, राउंड अप के बारे में आप लोग समझ लो। राउंड फंक्शन हम लोगों ने देखा था। देखो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब राउंड करते हैं, मान लो 12.343345 है, इसको 2 डिजिट तक अगर हमको राउंड करना है तो 2 डिजिट मतलब कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट कौन है, पहला 3 है, दूसरा भी 3 है, तो ये तीसरे डिजिट को देखेगा। तीसरा क्या है, 4 है, तो ये राउंड नहीं करना चाहिए इसको ना, देखो राउंड नहीं करेगा। ठीक, अभी समझना, मैं राउंड फंक्शन पहले आप लोगों को समझा रहा हूं फिर से एक बार। अगर ये नंबर 5 होता तीसरा वाला डिजिट, तो ये राउंड हो जाता, रिजल्ट आता 12.34, है ना। और अगर यही, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, चलो, और अगर ये 5 से अधिक भी होता ना, 8 होता, तो भी राउंड अप हो जाता। लेकिन राउंड फंक्शन का कहना है कि भाई आप राउंड अप यूज कर रहे हो, नंबर चाहे जो भी हो मैं तो राउंड करूंगा। नंबर यहां पे इसका ये कहना है कि आप 2 डिजिट तक राउंड कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। तीसरा डिजिट अगर 4 भी है तो भी मैं राउंड करूंगा, 4 5 भी है तो भी मैं राउंड करूंगा, और अगर 5 से अधिक भी है तो भी मैं राउंड करूंगा। जबकि अगर राउंड फंक्शन आप करते ना, तो राउंड फंक्शन के साथ शर्त क्या था कि जितने डिजिट तक आप राउंड कर रहे हो ना, उससे ठीक अगला वाला डिजिट अगर 5 या उससे ज्यादा है, तभी वो डिजिट जो है उसके पीछे वाला डिजिट एक बढ़ता था, एक इंक्रीज होता था। लेकिन राउंड अप का कहना है कि नहीं, मैं तो राउंड कर दूंगा। जबकि देखो आपके पास एक फंक्शन है राउंड डाउन, ये कहता है कि चलो मैं तो डाउन, मैं क्या करूंगा, नॉर्मल बिहेव करूंगा, कुछ नहीं करूंगा मैं राउंडिंग, बस जो है उतने डिजिट तक मैं उठा के दे दूंगा, 5 रहे 4 रहे 5 से ज्यादा रहे, मैं ना इंक्रीज करूंगा ना डिक्रीज करूंगा। देख लो जैसे था वैसे ही ये फंक्शन आपके सामने है। 12.33 था, 4 के केस में तो वैसे भी राउंड नहीं होता, लेकिन यहां देखो 5 था जब तीसरा डिजिट, तो इसको 3 4 होना चाहिए था, लेकिन देखो ये 3 3 इसने दिया, क्योंकि राउंड डाउन का कहना है कि ये बस उतने डिजिट तक रख देता है, आपको कोई मतलब नहीं है कि जो राउंडिंग आप जितने डिजिट तक कर रहे हो उसके आगे का डिजिट क्या है। अब देखो एक फंक्शन आपके पास है इज नंबर, इज नंबर आप लिखते हो इक्वल्स इज नंबर, और मान लो यहां पे आप लिख देते हो एक्सेल। क्या ये एक नंबर है, नहीं, फॉल्स। लेकिन वही आप इज नंबर लिखते हो और मान लो यहां लिख देते हो ट्रू, क्या ये एक नंबर है, नहीं, फॉल्स। इज नंबर आप लिखते हो 9.8, क्या ये एक नंबर है, हाँ जी है। इज नंबर शुरू में इक्वल
मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, इज नंबर, अगर मैं 100 लिख देता हूँ, क्या ये एक नंबर है? हाँ है। ठीक है, चलो अगला फंक्शन है टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में आपको वैल्यू देना है और फॉर्मेट भी देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन और इसका बहुत ज्यादा यूज है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट 123.4.56 दिया। अब डबल कोटेशन में मैंने फॉर्मेट में लगाया पहले डॉलर सिंबल, मतलब कि नंबर के पहले आप क्या लगा दो, डॉलर लगा दो। उसके बाद हैज, फिर कॉमा, फिर हैज 0.00। तो देखो यहाँ पे ये 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आ गया। अगर मैं यहाँ पे मान लो यहाँ ऐसे इतना 0 लगा दूं तो देख लो उतना 0 आ जाएगा, आ रहा है ना। ये फायदा है ऐसे नंबर का। अगर आप यहाँ पे डॉलर के जगह पे ऐसे रुपीज लिख देते हो, मान लो RS डॉट से एक स्पेस भी मान लो डाल देते हो, तो देखो नहीं काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे काम नहीं करेगा। एक्सेल में जो टेक्स्ट फंक्शन है ना, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल आप लोग एक नॉर्मल जो इवेल्युएशन होता है वो मैंने यहाँ पे बता दिया, एक नॉर्मल वे में न्यूमेरिकल फंक्शन में कि आप ऐसे इवेल्युएट कर सकते हो। और ऐसे इवेल्युएशन में बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा काम आता है, खास करके डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, कि भाई आपको दिया रहेगा कि यहाँ पे बहुत सारा नंबर लिखा हुआ है, अमाउंट है एक्चुअली लिखा हुआ, और जो भी अमाउंट है आपको कह दिया जाएगा अचानक से ना कि भाई चलो ना मैं इसी को फिलहाल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इतने में, और आपको कह दिया जाएगा कि सबके आगे डॉलर लगा दो। अब जल्दी से डॉलर कैसे लगे, तो एक के आप आगे आप डॉलर लगा दो इस ढंग से। वैल्यू कहाँ रखा हुआ है, तो B के 2 में रखा हुआ है, तो चलो इसमें तो निकल गया, और इसको सीधा यहाँ से ड्रैग कर लो, तो देखो सबके सामने डॉलर लग जाएगा। लेकिन टेक्स्ट फंक्शन के बारे में फिर से बता दूं, टेक्स्ट फंक्शन जो है एक सेपरेट फंक्शन है टेक्स्ट फंक्शन, जिसके बारे में मैं आने वाले समय में आप लोगों को बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने जाना एक्सेल के अंदर कम से कम 31 ऐसे फंक्शन को जो 2025 में यूज होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट फंक्शंस हैं। मैं कम से कम 31 इसलिए बता रहा हूं कि बीच में मैंने 2-4 फंक्शन ज़्यादा भी बताया है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से एक्सेल के अंदर कम से कम इस 31 फंक्शन को तो यूज़ कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को जरूर से हिट करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं या पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।